नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 27 जून और 27 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ सके। और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो आप लोग, उससे क्या ना रिदम बना रहता है। बाकी नहीं देगा कोई तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, किसी का हाथ पकड़ के नहीं करवा सकता हूँ, बट ये आपके बेटरमेंट के लिए है। ऐसे ही क्वेश्चन ऑफ द डे में नहीं डालता हूँ, कुछ तो बात होगा ना, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब शुरू करते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? आज का नहीं, एक कल का था जो आज आपको बताया जाएगा। भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण यानी कि ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे किस वर्ष शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है आपके 2025, 2026, 2027 या 2028। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी 2026, जो कि कमेंट बॉक्स में किसी ने नहीं लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि RUPPs को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है? मतलब ऐसी पार्टी जो रजिस्टर तो हैं लेकिन उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। हाउ मेनी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैज द इलेक्शन कमीशन इनिशिएटेड एक्शन टू डीलिस्ट? ऑप्शन है आपके 245, 280, 345, 365। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 345। मतलब 345 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एकदम अनरिकॉग्नाइज्ड है। मतलब इसमें इस फील्ड में भी इतना बेरोजगारी है। 345 खाली पार्टी है तो उसमें विधायक और नेता कितने होंगे? हर जगह कंपटीशन है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में 345 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये वे दल हैं जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा और जिनका कोई वास्तविक कार्यालय पता नहीं चला है। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत चुनावी व्यवस्था को स्वच्छ करने के उद्देश्य से की जा रही है। अगला सवाल है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन विस्तार परियोजना किस राज्य में स्थित है जिसकी DPIIT सचिव द्वारा समीक्षा की गई है? द पतरातू थर्मल पावर स्टेशन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट रिव्यूड बाय DPIIT सेक्रेटरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सवाल बस इतना पूछ रहा है कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है। ऑप्शन है आपके असम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन विस्तार परियोजना ये आपका पड़ता है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। DPIIT सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने झारखंड सहित 5 राज्यों की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की है। ध्यान रखिए कितने राज्यों की ये क्या कहते हैं समीक्षा की है? 5। झारखंड में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का विस्तार राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है यानी कि NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा। यह परियोजना सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है जिसकी पहले चरण में 800 मेगावाट की 3 यूनिट्स स्थापित की जा रही हैं यानी कि कुल 2400 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित करने जा रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ्को अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित कर रही है? यानी कि किसी राज्य की बात नहीं कर रहा है ये, विद इन इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इन विच कंट्री हैज इफ्को अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट? ऑप्शन है आपके अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, केनिया या ब्राजील। इफ्को जो अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है ना, वो ब्राजील में करने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखना छपेगा जरूर ये क्वेश्चन। अभी से जो भी एग्जाम 1 महीने बाद हैं उनमें ये आना ही आना है। इफ्को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी
ने अपना पहला विदेशी नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राजील में स्थापित करने की घोषणा की है। यह संयंत्र नैनोफर्ट कंपनी के साथ साझेदारी में सालाना 4.5 मिलियन लीटर उत्पादन करेगा। किसके साथ ये साझेदारी में रहेगा? नैनोफर्ट, याद रखना आप लोग। मकई, सोयाबीन और गन्ने जैसी फसलों के लिए उपयोगी यह संयंत्र वैश्विक कृषि क्षेत्र में भारत की नवाचार शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? The 21st steering committee meeting of Project Elephant was held in which city? ऑप्शंस हैं आपके दिल्ली, भुवनेश्वर, देहरादून या मैसूर। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक देहरादून में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 26 जून 2025 को देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक हुई है। ये जो नंबर है इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब घुमाना होता है ना वो नंबर ही चेंज करता है, लिख देगा वहां पे 25वीं या 19वीं ऐसा समथिंग, तो ध्यान रखना आपको। अच्छा, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बैठक की अध्यक्षता की और मानव हाथी संघर्ष पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। तो यहाँ इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हमारे हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने किया है। उन्होंने स्थानीय समुदायों की भागीदारी, रेलवे, बिजली, राजमार्ग विभागों से समन्वय और जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करने को बल दिया। अगला सवाल हमारा, हाल ही में ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया जिसमें पाकिस्तान से जुड़े प्रतिबंधित आयात पकड़े गए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है और अगर आपका एग्जामिनर थोड़ा भी देशभक्त हुआ तो जरूर लेगा मजा इस क्वेश्चन को देके। तो विच एजेंसी लॉन्च ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट टू सीज कंटेनर्स इलीगली इंपोर्टिंग गुड्स मेड इन पाकिस्तान? ऑप्शन है आपके DRI, ED, अंकल के पीछे तो लिखा हुआ है DRI, ED, CBIC या CBI। तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट DRI इस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया जिसमें पाकिस्तान से जुड़े प्रतिबंधित आयात पकड़े गए हैं। अब DRI है क्या? तो ये होता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तुम लोग तो चीटिंग कर लिए होगे, कोई नहीं। DRI ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत 39 कंटेनर जब्त किए जिनकी कीमत लगभग 9 करोड़ थी। 9 करोड़ तो पूरा पाकिस्तान का रेवेन्यू है, लेकिन फिर भी इतना माल आ कहां से रहा है इन लोगों के पास? ये कंटेनर दुबई के जरिए पाकिस्तान से तैयार सामग्री भारत में अवैध रूप से ला रहे थे। यानी पाकिस्तान के दुबई के जरिए पाकिस्तान से जो तैयार किया हुआ सामान होता था वो भारत में अवैध रूप से इलीगल तरीके से लेके आ रहे थे। जो 2 मई 2025 से लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन है। यह कार्रवाई न्हावा शेवा पोर्ट पर की गई और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। अगला सवाल, भारत का पहला बटरफ्लाई अभ्यारण्य, पहला जहां आ जाए वहां मान लीजिए कि कंफर्म है कि ये इंपॉर्टेंट बनना है। तो पहला बटरफ्लाई यानी कि तितली अभ्यारण्य किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच इंडियन स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या गोवा। तो भारत का पहला बटरफ्लाई अभ्यारण्य आपका केरल राज्य में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको पुनः नामित करके अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी बनाया गया। मतलब ये जो सेंचुरी था, ये जो क्या कहते हैं, अरे क्या था यार, अभ्यारण्य था। ये जो सेंचुरी या अभ्यारण्य था इसका नाम था पहले अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको फिर से इसका नाम रीनेम किया गया है, इसका नाम नया रखा गया अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, क्योंकि इसी को कन्वर्ट कर दिया गया है बटरफ्लाई अभ्यारण्य में। यह अभ्यारण्य वेस्टर्न घाट्स में स्थित है और भारत का पहला तितलियों को समर्पित अभ्यारण्य बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ध्यान रखना आप लोग। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और दुर्लभ तितली प्रजातियों को संरक्षित करना है। अगला सवाल, MSME दिवस 2025 पर राष्ट्रपति द्वारा किस पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा जो विलंबित भुगतानों से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा?
on MSME Day 2025, which portal will be launched by the president to address delay payment grievances of MSMEs? यानी कि जो पेमेंट करने में आपका टाइम लगता है या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनसे निपटने के लिए MSME दिवस पर राष्ट्रपति जी ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है या करने जा रही हैं? ऑप्शन है आपके MSME मित्र, समाधान 2.0, ग्रीवेंस केंद्र या व्यापार सेतु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समाधान 2.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये ध्यान से देखिएगा, इनकी नजर कहीं और है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 27 जून यानी कि आज के दिन विज्ञान भवन नई दिल्ली में MSME दिवस का नेतृत्व करेंगी। इस अवसर पर CGTMC की 25वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। या बाप रे, ये ध्यान रखना आपको, CGTMC की 25वीं वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी होगा। MSME के विलंबित भुगतानों से संबंधित शिकायतों के ऑनलाइन समाधान हेतु समाधान 2.0 पोर्टल का उद्घाटन भी किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को किस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है? इंडियन क्रिकेटर रिंकू सिंह इज बीइंग अपॉइंटेड एज अ सीनियर ऑफिसर इन विच डिपार्टमेंट? ऑप्शन है आपके यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह जी को उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इन्हीं का सही है या इनके जैसे हर क्रिकेटर्स का सही है, बिना एग्जाम दिए हो जाता है बढ़िया बढ़िया पद पे, यहाँ मरते रह जाओ, कहीं कोई सिलेक्शन नहीं होता। बट इन लोगों को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, वो लोग भी मेहनत किए हैं भाई, घीसे अपने आप को तो मिल रहा है। रिंकू सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता डायरेक्ट भर्ती नियम 2022 के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में की जा रही है और उनकी शादी सपा सांसद प्रिया सरोज से, जो नवंबर 2025 में होनी थी, क्रिकेट कमिटमेंट के चलते स्थगित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में हरित डेटा केंद्र की स्थापना की गई, यानी कि ग्रीन डाटा सेंटर? Recently, a green data center was inaugurated at which central public enterprise in Ghaziabad, उत्तर प्रदेश? ऑप्शंस हैं आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोई गलती बोल दी है, फिर से बताते हो। ऑप्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जो ग्रीन डाटा सेंटर का स्थापना है ना, वो आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। गाजियाबाद साहिबाबाद में 30 मेगावाट क्षमता वाला हरित डेटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह CEL और ESDS के साझे में होगा, यानी कि साझेदारी में रहेगा, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की और CEL की रक्षा क्षेत्र सौर प्रौद्योगिकी में भूमिका की सराहना भी की है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दो निजी कंपनियों ने हाल ही में भारत में ईंधन आपूर्ति के लिए संयुक्त बुनियादी ढांचा साझा करने का समझौता किया है? Which two private companies have recently signed an agreement to share fuel infrastructure in India? ऑप्शंस हैं आपके ONGC एंड IOCL, अडानी टोटल गैस लिमिटेड एंड GOBP, टाटा पावर एंड BPCL या फिर गेल एंड शेल इंडिया। तो अभी जो टाटा अडानी टोटल गैस लिमिटेड और GOBP हैं, ये दो निजी कंपनियां हैं जिन्होंने हाल ही में भारत में ईंधन आपूर्ति फ्यूल के लिए संयुक्त बुनियादी ढांचा साझा करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अडानी टोटल गैस लिमिटेड और GOBP ने पेट्रोल डीजल आपूर्ति के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। इस समझौते के तहत ATGL अपने स्टेशनों पर GOBP का ईंधन बेचेगा और यह समझौता 25 जून 2025 को हुआ और यह भारत के निजी ईंधन बाजार में दो बड़ी कंपनियों की साझेदारी का संकेत है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगता है
तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और भेजिए अपने दोस्तों तक भी, मित्रों तक भी, ताकि हर बच्चा हर बच्ची के पास एक अच्छा कंटेंट जा सके। कंटेंट किसी का खराब नहीं होता, अब चूंकि मेरा है तुमको बोलना तो पड़ेगा, मजबूरी है मेरी भी, ईमानदारी से बता रहे आप, वरना ये सब का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप लोग ध्यान रखें, सपोर्ट रहे आपका तो काफी कुछ अच्छा होने वाला है, होगा भी, बाद में हम अपने खड़े रहेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट रखिएगा बस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।